हेलो एवरीवन। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एज वी ऑलरेडी आर गोइंग थ्रू अ पेंडेमिक एंड सर्टेनली देयर इज एन एपिडेमिक विल आल्सो कम। आई नो दैट यू ऑल आर अवेयर विद द ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस को और हम कहते हैं ROCM, जिसको कि राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल मीको माइकोसिस। ओके, तो बेसिकली ये ब्लैक फंगस है क्या चीज़, तो मैं आज आपको इसका सारा डिटेल्ड कि मतलब कहाँ से आया, किस तरीके से, क्या प्रिवेंशन है और क्या इसके ड्रग्स वगैरह हैं जो लेके हम इसे वो कर सकते हैं, या सारी चीज़ें जो भी आपके डाउट हैं ब्लैक फंगस को लेके, तो मैं आपको सारे क्लियर कर दूंगा। तो बेसिकली पहले तो सवाल यही है कि ब्लैक फंगस है क्या चीज़। तो पहले तो ये वेरी रेयर इन्फेक्शन होता था। फंगस जैसा कि हम नॉर्मल भी देखते हैं कि इतने ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं होती है, लेकिन ये ब्लैक फंगस ही क्यों, या फिर येलो फंगस, वाइट फंगस जो आए ये इतने इन्फेक्शियस क्यों है, तो उसको रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पहले ये रेयर इन्फेक्शन होता था, लेकिन अब इसका मॉडिफाइड वर्जन जैसे कि हम देख रहे हैं तो वो आ रहा है जो एक म्यूकर मोल्ड करके होता था, जो सॉइल वगैरह हो गई या फिर रोटन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह हो गए या प्लांट्स हो गया, मैन्योर वगैरह हो गए, तो जो म्यूकर मोल्ड होता था उसका जैसे ही एक्सपोजर होता है तो उससे ये ब्लैक फंगस जैसी बीमारी एक फैलती है। ओके, तो फंगस वैसे तो इतनी हार्मफुल नहीं होते हैं जैसे हमने देख भी रखे हैं, लेकिन इसके जो 3 जो सब ग्रुप हैं जो कि मेन जो कारण है ब्लैक फंगस का, तो वो 3 सब ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। उनमें एक है म्यूकर, एक है राइजोम्यूकर और तीसरे नंबर का है राइजोपस। ओके, तो ये 3 है जो कि इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसमें होता क्या है कि ये जो भी ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं उसे इन्वेड करता है और टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, और ये ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट वगैरह में ये फैलता नहीं है। इसके जो स्पोर्स वगैरह होते हैं वो थ्रू एयर ऑल्सो फैल सकते हैं। तो अब इसका जैसे प्रोसेस की बात करें हम, तो जैसे जो नेजल कैविटी होती है तो सबसे पहले यहाँ से लॉन्च्ड होता है। ओके, और फिर इससे क्या होता है कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं उसके बाद में क्या होता है कि जो इसके स्पोर्स वगैरह होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं और एक डिस्ट्रक्टिव जूस वगैरह होता है उसे रिलीज करते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी होस्ट टिश्यूज वगैरह होते हैं वो उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं और जो भी फंजाई वगैरह होती है उसे न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मतलब टोटली जो ग्रोथ वगैरह होती है उसमें ये सपोर्ट करते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे बोन्स वगैरह होती हैं हमारी नेजल कैविटी की हो गई या ऑर्बिटल कैविटी की हो गई या स्कल वगैरह की हो गई, तो वो क्या होता है कि इससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कम्प्लीटली और एक ब्लैक कलर का ब्लैकिश टाइप एक मास वगैरह कुछ सीन होता है हमें इस तरीके का। ओके, तो फिर ये इस तरीके से अंदर जाता है। उसके बाद में क्या होता है जैसे कि ये पहले तो ऑर्बिट होता है आई का, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद में जो आई सॉकेट होती है या फिर उसे कम्प्लीटली उसे भी मतलब डैमेज कर देता है एक तरीके से। फिर उसके बाद में बल्जिंग वगैरह आईज में होने लग जाती है या फिर पेन होने लग जाता है मूवमेंट वगैरह में आई के में। और अगर ये क्रेनियल कैविटी में अगर चला जाता है तो उससे क्या होता है कि जो भी आर्टरीज वगैरह होती हैं, मेजर आर्टरीज वगैरह, उन्हें ब्लॉक कर देता है। और उसके बाद में जैसे ब्रेन स्ट्रोक्स वगैरह होते हैं जो कि काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। ओके, और अगर हम इसकी बात करें कि ये कितना डेंजरस है, तो डेंजरस तो यार देखो कोई भी बीमारी हो अगर वो पीक पॉइंट पे पहुंच जाए तो वो डेंजरस हो जाती है। लेकिन ये कितना डेंजरस है उसके बारे में बता देता हूँ कि जैसे पहली चीज़ तो अगर ये हमें जल्दी इसका पता नहीं चला तो फिर इससे क्या होता है कि ये काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है और जो भी डेड टिश्यूज वगैरह होते हैं अगर वो रिमूव नहीं करे तो फिर ये ब्लैक फंगस वगैरह जैसी बीमारी हमें लग जाती है। ओके, तो कई केसेस में आपने देखा होगा टीवी वगैरह में भी कि जो भी सर्जन्स वगैरह होते हैं, जो भी पेशेंट वगैरह होता है उसकी एक आई को रिमूव कर देते हैं कम्प्लीटली, या फिर जॉ होता है उसे रिमूव कर देते हैं, या फिर नोज वगैरह होती है उसकी सर्जरी वगैरह करते हैं। ठीक है, और इसकी फर्टिलिटी रेट की बात करें कि ये कितनी खतरनाक है, तो फर्टिलिटी रेट जैसा कि बताया है कि वो 54% के अराउंड है। ओके, और अगर बात करें फैलने की, जैसे कोरोना वायरस क्या कहते हैं हमारे कांटेक्ट में आने से फैल जाता है, तो ये इस तरीके का कोई नहीं है, ये नॉन कॉन्टेजियस बीमारी है। तो इसे लेके बहम ना पालें कि हम इस तरीके के पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए तो ये हमें भी हो जाएगा या वो सारी चीज़ें, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अगर
ये बात करें कि कोरोना वायरस के पेशेंट ही क्यों इससे रिस्क पे हैं, तो उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जो कोविड होता है वो जो भी एयरवे म्यूकोसा होता है उसे कम्प्लीटली डैमेज कर देता है, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसे कर देता है। ओके, उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी सीरम आयरन वगैरह होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और वो टोटली हेल्प करता है जो भी फंगस वगैरह होती है उसकी ग्रोथ में। ओके, या फिर जैसे कि ट्रीटमेंट वगैरह में जो भी स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं उससे क्या होता है कि ब्लड शुगर वगैरह इंक्रीज हो जाता है। तो ब्लड शुगर इंक्रीज होने का मतलब यही है कि जो फंगस वगैरह है उसका और इंक्रीज हो जाना। ठीक है, और कोविड के पेशेंट में तो यार एक और फिनोमेना होता है इसका, वो है साइटोकिन स्टॉर्म वगैरह। ओके, उसमें क्या होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम वगैरह होता है वो हमारा कम्प्लीटली ओवर ड्राइव हो जाता है, या फिर ऑर्गन्स वगैरह होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और होता भी स्टेरॉइड्स का यही काम है कि जो भी इम्यून रिस्पॉन्स वगैरह होता है या फिर बॉडी का डिफेंस पावर होती है उसे वो कम कर देता है। अगर हम इसके सिम्टम्स वगैरह की बात करें तो सिम्टम्स वगैरह जैसे कि एक्सेसिव रनिंग नोज होता है, ठीक है, या फिर स्वेलिंग वगैरह या फिर पेन वगैरह होने लग जाता है आंखों में, ठीक है, और आईलिड वगैरह, जैसे आईलिड होती नहीं है, ये हमारी क्या कहते हैं लॉस होने लग जाता है इनमें, या फिर जो भी विजन वगैरह होता है वो कम हो जाता है, और डार्क स्पॉट वगैरह होते हैं नाक के साइड में वो हमें सीन होने लग जाते हैं। और इसके हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन तो देखिए यार यही है कि शुगर लेवल को टाइम टू टाइम चेक कराइए। ओके, और वो जितना लिमिटेड रहेगा उतना ही फायदेमंद है। और जो भी सराउंडिंग वगैरह है वो हमेशा साफ सुथरा रहे और डस्ट वगैरह फ्री रहे, और डैम्पनेस वगैरह जैसी कंडीशन वगैरह ना हो। ओके, और तीसरी चीज ये है प्रिवेंशन में, जैसे कि ओरल या फिर जो भी नेजल हाइजीन है उसे मेंटेन करके रखना चाहिए हमें। ओके, उससे भी ये मतलब प्रिवेंटिव मेजर ये एक तरीके से। और फील्ड वगैरह में जाना अवॉइड कीजिए, और या फिर मिट्टी वगैरह से, अभी कई लोगों में पेड़ वेड़ लगाने का, हालांकि ऐसा नहीं है कि गांव के लोग भी क्या कहते हैं मिट्टी में काम करते हैं, लेकिन जो शहर वहर में क्या होता है कि प्रॉपर ये मतलब डिग्रेड नहीं हो पाता है, और कई तरीके के फंगस या फिर बैक्टीरियाज वगैरह जनरेट हो जाते हैं, तो वो शहर में थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह हो रही है इसकी, तो ये भी है एक। ठीक है, और अगर मेडिकली बात करें तो MRI या CT स्कैन वगैरह कराते रहिए इसका, नेजल कैविटी वगैरह का या इस तरीके का। ठीक है, और ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट तो जैसे कि एंडोस्कोपिक एवेल्युएशन होता है एक, ठीक है, नेजल कैविटी का, जो कि कंफर्म करता है कि हाँ इस तरीके का फंगल लीजन वगैरह है बॉडी के अंदर कि नहीं है। ठीक है, वो होता है, तो उससे क्या होता है कि जो भी इमीडिएट सर्जरी वगैरह होती है उससे हम जो भी डीबल्किंग वगैरह हुई है उसे हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब जो भी एंटायर नेजल ये होती नहीं कैविटी वगैरह उसे स्कोर्ड वगैरह करवाते रहिए, या फिर जो भी अब तो कई ड्रग्स वगैरह भी आ गए हैं। ड्रग्स की हम जैसे बात करें तो एक तो होता है एंटी फंगल इंट्रावीनस इंजेक्शन वगैरह, लेकिन जो मोस्टली यूज हो रहा है तो वो हो रहा है एम्फोटेरिसिन बी, जो कि अब रिसेंटली महाराष्ट्र वगैरह में, या फिर जो भी BMC वगैरह है, जो महाराष्ट्र की जो भी गवर्नमेंट वगैरह है, या तो वो एम्फोटेरिसिन बी का यूज कर रही है। ठीक है, और केसेस की अगर हम इसकी बात करें तो केसेस हालांकि अभी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतने कम भी नहीं है, स्टार्टिंग में तो फिर कम ही होते हैं। तो अगर सीवियरिटी देखें तो केसेस इसके अभी 7,250 हैं एज पर रिपोर्ट, और मोस्ट ऑफ द केसेस आर फ्रॉम महाराष्ट्र। टोटल नंबर ऑफ केसेस इन महाराष्ट्र इज 2,000 एंड इन गुजरात इज आई थिंक 1,250 अराउंड। ओके, और 9 स्टेट, देर आर 9 states already where this black fungus is already declared as an epidemic. Okay, so सीरियस ये जब भी क्या कहते हैं स्टेट्स वगैरह में इसे एपिडेमिक डिक्लेयर किया है, अदरवाइज ऐसे तो है नहीं कि खांसी जुकाम में तो यूं ही डिक्लेयर कर दिया गया हो। ओके, और कई तो यार सिटीज वगैरह भी हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह में इसके पर्टिकुलर मतलब सेपरेट वार्ड्स वगैरह बना दिए गए हैं। तो सीरियस ही है। अगर इसकी डेथ वगैरह की बात करें इसमें तो डेथ वगैरह हालांकि केसेस कम है तो डेथ वगैरह भी उसके हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। 219 के अराउंड टोटल पीपल डाइड हो गए हैं इसमें। ओके, और जैसे कि स्टडी वगैरह एक की गई थी कोविड पेशेंट को लेके, फिर मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि कोविड के पेशेंट को क्यों ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो कोविड के 100 केसेस पे स्टडी की गई थी जिनको कि ब्लैक फंगस हो रखा है, तो उसमें से आई थिंक 79 तो मैन निकले थे जो कोविड
अफेक्टेड थे और उन्हें ब्लैक फंगस भी हो रखा है। ओके, और अराउंड 83 टोटल ऑफ 100 आर दोज पेशेंट हु हैव डायबिटीज। तो मोस्टली ये कोविड पेशेंट है उन्हें, और डायबिटीज वगैरह है उन्हें मतलब ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है अभी तो रिसेंटली। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें भी नहीं करेगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जितना हो सके मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि मतलब क्या क्या इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, या फिर क्या क्या ट्रीटमेंट वगैरह है या ड्रग्स वगैरह, सारी चीज़ें इससे रिलेटेड मैंने बता दी हैं। तो आज का यही टॉपिक है। और मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया वगैरह पे कि कई लोग इसके रिगार्डिंग वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना अपनी रिसर्च वगैरह करके, या जो भी लोग हैं कॉमन लोग, उनके लेके कई डाउट हैं कि वो बोल रहे हैं कि कोई कोरोना का दूसरा भाई बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, इस तरीके की तमाम बातें हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक वीडियो बनाऊं और लोगों को बताऊं अबाउट ब्लैक फंगस। ओके, तो यही है कि अभी हालांकि इतना तो ये कोविड जैसा तो खैर नहीं है, क्योंकि कोविड के केस में तो ये था कि वो तो हवा में भी फैलने लग गया था, उसके कई वेरिएंट वगैरह, और कई कंट्रीज वगैरह में उसका ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा था, इसका इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये इतना अभी मतलब है नहीं, लेकिन यही है कि सीरियस तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई भी चीज़ हो इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन व्हेन द चेन रिएक्शन विल टेक प्लेस देन ये सारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो हमें स्टार्टिंग से ही प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह लेने चाहिए और सारी चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए, जिससे कि हम आसानी से लड़ सकें कोई भी आने वाली बीमारी। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। और हो सके तो जितना जो भी नए यूज़र्स वगैरह हैं जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा यार अंदर से लगे कि हाँ जो भी मैं बना रहा हूँ वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, या फिर जो भी सोशल इश्यूज़ वगैरह को लेकर भी मैं बनाता हूँ और ये इस तरीके का टॉपिक बनाया, तो थोड़ा सा मुझे भी मैं भी मोटिवेट होऊंगा, और आगे के लिए मेरे अंदर हिम्मत बनेगी कि मैं भी इस तरीके की वीडियोस बनाऊं और लोगों को इन चीज़ों से अवेयर करूं। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, और लव यू ऑल, थैंक यू, बाय।